नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था वर्तनी। इसमें मैं आपको बता रहा था कि मात्राओं की जो गलती की समस्या है उसको सुधारने का जो हमने बीड़ा उठाया है, निश्चय ही मैं उसको सुधार कर रहूँगा। आप यदि मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार देखें, निश्चय ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा था मात्राओं की गलती में जो वर्तनी विचार के अंतर्गत आता है, अनुस्वार के रूप तक मैं बताया था। अनुस्वार का प्रथम रूप बताया था। चूंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा था इसलिए हमको द्वितीय भाग बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए हम देखते हैं अनुस्वार का जो दूसरा रूप है उसको देखते हैं। आइए उसी भाग से आगे। तो ये है तो ये चीज हो गया पंचमाक्षर। जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होता है तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता है। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे हम आपको कह दें वांग, देखिए 2 पंचमाक्षर एक के साथ संयुक्त हुए, 2 पंचमाक्षर एक साथ संयुक्त हुए हैं। वाह एक माँ है और एक, तो इसको क्या करते हैं हम, इसी के साथ में ऐसे ही स्वर रहित सहित स्वर रहित करते हुए उसको हम आधे अक्षर के रूप में उसके साथ लिख देते हैं। उसको अनुस्वार में हम परिवर्तित नहीं करेंगे। और हम बता दें, और भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे अन्न। यह देखिए, यह भी पंचमाक्षर है, यह भी पंचमाक्षर है। 2 पंचमाक्षर एक साथ आए हुए हैं। और जब 2 पंचमाक्षर एक साथ आएंगे तो पहला पंचमाक्षर क्या होगा, उसी के साथ स्वर रहित करके लिख दिया जाएगा। तो यह हो गया। और भी हम एक उदाहरण देते हैं आपको, सम्मेलन। देखिए यहां पे पंचमाक्षर आया हुआ है, मां है, 2 पंचमाक्षर आया हुआ है। दोनों 2 पंचमाक्षर जब आए हुए हैं तो उसमें से पहला पंचमाक्षर आधे अक्षर के रूप में उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। और भी हम एक उदाहरण आपको देते हैं, उन्मुख। यहां पर भी देखिए 2 पंचमाक्षर आए हुए हैं, ना आया हुआ है और मा आया हुआ है। तो यह पंचमाक्षर क्या होगा, इसी के साथ आधे अक्षर के रूप में लिख दिया जाएगा। ये हुआ दूसरी बार। आता है या, वा और हा। या वा हा के पहले पंचमाक्षर आने पर के पहले पंचमाक्षर आने पर या व हा के पहले पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि इस चीज का प्रयोग नहीं होता। अनुस्वार सीधे लिखिए, का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम आपको लिख दें या वा और हा के साथ, जैसे आपको हम लिखें
उनी। तो देखिए या है, हमने क्या कहा, या, वा और हा। तो या है, या के पहले पंचमाक्षर आया हुआ है, इसलिए इसके साथ में अनुस्वार का प्रयोग न हो करके वह स्वर रहित करके वही व्यंजन लिख दिया जाता है, तो इसलिए यह हो जाएगा। और भी हम आपको दे दें, समन्वय। समन्वय देखिए यहां पर वा के पहले ना आया हुआ पंचमाक्षर है, तो वा के पहले वा, या, वा और हा के पहले पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इस नियम को आप याद रखेंगे तो यह आपको मिलेगा। और आपको बता दें कन्हैया, देखिए यहां पर हा के पहले पंचमाक्षर आया है, आपका नियम क्या कहता है कि पहले पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगला हम देखते हैं, चौथा नियम हम देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन है आपके, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों सा है, तीनों सा है और देखिए इस हा के साथ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी तीसरे नियम में हमने बताया है, उस कंफ्यूजन को भी अभी हम दूर कर देते हैं आपको, क्योंकि इस हा को हम तीसरे नियम में भी बता रहे हैं और चौथे नियम में भी बता रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हा के साथ कि उनके साथ पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो देखिए कैसे, उस व्यंजन स, च, श, ह के पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, के पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग हो। ठीक, जैसे आपको लिख दें अंशु, देखिए सा है, हमने क्या कहा, इसके पहले मात्र अनुस्वार का प्रयोग होगा। क्या कह दें, आपको हम कह दें कंस, सा के पहले है हंस। तो इस प्रकार से यदि इन वर्णों के पहले हमको लिखना है, तो इन वर्णों के पहले हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। इन वर्णों के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग मात्र करेंगे। अगला और अंतिम नियम अनुस्वार का जो है वह क्या कहता है, आप देख लीजिए। पांचवा नियम यह है कि सम उपसर्ग के बाद, कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग। सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद जो शब्द, सम उपसर्ग, क्योंकि शब्दों को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। संधि विच्छेद करने के लिए अगर किसी शब्द को हमको तोड़ना हुआ, समास विग्रह करने के लिए किसी शब्द को कभी कभी तोड़ना पड़ जाता है, तो इन शब्दों को जब दो भागों में हम तोड़ेंगे, यदि उसमें सम उपसर्ग आया हुआ है और उसके बाद क्या होता है कि यदि या, रा, ला और वा, यदि या, रा, ला, वा में से किसी भी शब्द से, किसी भी वर्ण से उस शब्द की शुरुआत होती है, उस शब्द का प्रारंभ यदि
य र ल व से होता है तो वहां पर क्या होगा, म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। यह म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे हम कह दें सम धन यंत्र, सम प्लस यंत्र। हमने क्या कहा, सम उपसर्ग, यह क्या है, यह उपसर्ग है। उपसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उसकी शुरुआत कहां से होती है, या से होती है, या रा ला वा से होता है। ठीक है, तो क्या होगा, या र ल व से होने पर अनुस्वार में बदल जाएगा कौन, यह मां। तो क्या हो जाएगा, सन। जब अनुस्वार में बदलेगा यह किस पर लगेगा, अगले वाले पे नहीं, इस पर लगेगा, सन यंत्र, यह होगा। और बता दें, सम लाभ। देखिए मां है, यारा लावा का वर्ण आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सम लाभ। तो यह रहा अनुस्वार के रूप। इस प्रकार से हम अनुस्वार को देख सकते हैं। इसके बाद आपका वही रूप आता है अनुनासिक। अब नंबर आता है किसका, अनुनासिक के रूप। अनुनासिक के रूप, अनुनासिक जो होता है वह देख लेते हैं। अनुनासिक है क्या, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। अनुनासिक को कैसे हम लिखते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। तो यह है अनुनासिक जो है, स्वर के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे आंख हुआ, पांव हुआ, चांद हुआ, जो भी हुआ, हम आंख लिख रहे हैं तो यह अनुनासिक आंख लिखना हुआ। कहने का मतलब हमने अनुनासिक और अनुस्वार को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जब हमारा मुंह और नाक दोनों से हवा निकलने लगे, आंख नाक, तो क्या होगा, अनुनासिक होगा। और इस प्रकार के शब्द आए तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग निश्चित होगा। इसी प्रकार से एक चीज है, यदि यह अनुनासिक जो है, यदि इसके ऊपर जो शिरोरेखा होती है, जैसे है ये आंख लिखा है, ये शिरोरेखा जो है ये थी, यदि इस शिरोरेखा के ऊपर किसी शब्द पे अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, परंतु यदि उस पे मात्रा कोई लगा हुआ है, तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग न होकर के सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखा है, आप इसको चंद्र बिंदु का प्रयोग इस तरह से करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, अनुस्वार के। दूसरा चीज, मान लीजिए नहीं लिखा है तो अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग करते समय हमको दो तीन चीजों को ध्यान देना है। यदि कोई मात्रा लगा हुआ है और अनुनासिक का प्रयोग आ रहा है तो वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद आता है कुछ और शब्दों की गलतियां होती हैं। जैसे यदि इकारांत और उकारांत शब्द आते हैं, इकारांत उकारांत। इकारांत देखिए, इकारांत, इकारांत मतलब कि शब्द का अंत
ई से हो, उकारांत, उकारांत शब्द का अंत ऊ से हो। जैसे आपको हम कह दें नदी, ठीक, इसका शब्द का अंत क्या हो रहा है? ई से। नदी है, नदी का अंत किससे हो रहा है? ई से। बहु, बहु का अंत किससे हो रहा है? ऊ से। आप हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि बड़ी ई का मात्रा कैसे लगता है? बड़ी ई का मात्रा शब्द के आगे से, शब्द के बाद से लगता है, शब्द के पीछे से, और छोटी ई का मात्रा शब्द के अक्षर के आगे से लगता है। ऊ का मात्रा जो होता है, जो तीर लगा होता है इसकी, यह आपको इस तरह से इंगित कर रही होती है, यानी कि ऊ, नीचे जाओ, ऊ ऊ ऊ। कहने का मतलब, आप गुब्बारे, गैस वाले गुब्बारे जानते हैं, जिसमें गैस भरा होता है, जिस बैलून में जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है। हल्का मतलब छोटा, और जब छोटा हुआ तो ऊपर की ओर इशारा किया, और जब बड़ा हुआ, भारी हुआ, तो वह नीचे की ओर इशारा किया। तो यह बड़ा हुआ और छोटा हुआ का मात्रा आप पहचान लीजिएगा। अधिकतर इन्हीं मात्राओं में गलतियां होती हैं, तो इनको आप अवश्य सुधारिएगा। तो देखिए, यदि इकारांत तो उकारांत शब्द आते हैं और उनका जब बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाते समय बड़ी ई जो होता है वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है और बड़ा ओ छोटा ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नदी है तो हम इसको नदियां लिखेंगे, नदी, नदी है, इसको बहुवचन के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा? नदी। देखिए यहां पे बड़ी ई है, यहां पर क्या हुआ? हम यही तो कह रहे हैं, यह इकारांत, इसका इकारांत है, इसमें किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा। और भी देख लीजिए, बहु है, बहुएं, यह क्या है? बड़ा हुआ है, और यह किसमें परिवर्तित हुआ? छोटा ऊ में परिवर्तित हो गया। तो हम यह देखते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी है तो कुर्सियां, ये देखिए बड़ी ई है, छोटी ई में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे बड़ी ई है, यह छोटी ई में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद एक और थोड़ा सा समस्या एक जगह और आएगी आपको, वह समस्या हम आपको बताते हैं कहाँ पे आएगी वह समस्या। उसके बाद मात्रात्मक गलती मैं उम्मीद करता हूं आपसे समाप्त हो जाएगी। संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आए हैं, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा होता है, संस्कृत से हिंदी में आए वर्ण, लिख लेते हैं, संस्कृत से जो वर्ण हिंदी में आए हैं, में आए वर्ण, संस्कृत से हिंदी में आए वर्ण जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में वर्ण पर हलंत का चिन्ह लगा, वर्ण पर हलंत, हलंत यह होता है का चिन्ह लगा हो, उसका हलंत
हटा देते हैं। जैसे आपका लिखा है विद्वान, यदि लिखा है संस्कृत में विद्वान में हलंत लगा होगा ना, विद्वान, लेकिन हिंदी में हम इसको क्या करते हैं, इसी हलंत को हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा विद्वान। यह हमारा हिंदी का वर्ड हो गया, यह संस्कृत का शब्द हो गया, यह हिंदी का शब्द हो गया। श्रीमान लिखा है, श्रीमान लिखा है तो यह संस्कृत का शब्द हो गया, यदि इसी का हलंत हम हटा देते हैं तो यह हिंदी का शब्द हो गया। इस प्रकार से हम हलंत हटा देते हैं, ये गलतियां समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद आता है थोड़ा सा एक और समस्या आती है जहां पे हमारी मात्राओं की गलती होती है। वह कहां पे होती है, आप यह देखें, ये होता है जैसे परसर्ग जो होते हैं, ने हुआ, ओ हुआ, से हुआ, का हुआ, में हुआ, ये प्रसर्ग जो होते हैं, आदि हम कर देते हैं परसर्ग। इन प्रसर्गों को, इन सभी प्रसर्गों को यदि सर्वनाम के साथ लिखना हो, सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखते हैं, जोड़कर लिखेंगे, सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखेंगे। जैसे आपका सर्वनाम मैं है, मैं सर्वनाम है, इसके साथ यदि हमको ने लिखना हुआ तो इस तरह से हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मैंने, ठीक। उस सर्वनाम है, इसके साथ यदि हमको कुल का लिखना हुआ तो इसको अलग अलग न लिख करके हम सीधे लिखेंगे उसका। सर्वनाम के साथ जोड़ कर लिखेंगे, उसमें, उसका, उसने, उससे, जो भी शब्द आते हैं सर्वनाम के साथ यदि ये प्रसर्ग आते हैं तो उनको जोड़ कर लिखेंगे। और दूसरा चीज, यदि यही शब्द संज्ञा के साथ आते हैं, यदि यही शब्द, यही प्रसर्ग संज्ञा शब्द के साथ आने लगेंगे तो उनको अलग अलग लिखेंगे। यहां पर लिख देते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ आने पर उसे अलग लिखेंगे। जैसे मोहन है तो मोहन को, मोहन के साथ हम यदि हम इस तरह से लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, दूर लिखेंगे। मोहन ने राम को, तो ये प्रसर्ग को संज्ञा के साथ हम अलग लिखेंगे। ये चीज हमको ध्यान देना होगा। तो इसके बाद एक और समस्या आती है, बस दो एक समस्याएं और रह गई हैं मात्रात्मक। नहीं तो मात्रात्मक गलती में गारंटी लेता हूं, यदि आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी मात्रात्मक गलती कभी नहीं। जैसे देखिए आता है जो क्रिया अव्यय, क्रिया अव्यय शब्दों के श्रुति मूलक, क्रिया अव्यय शब्दों के श्रुति मूलक या और वा, यहां पर भी गलती सबसे अधिक होती है। इसीलिए मैं इसको बताना उचित समझ रहा हूं कि इसको भी आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे क्या गलतियां होती हैं। या और वा के स्थान पर, या और वा के स्थान पर
या और वा के स्थान पर स्वर का प्रयोग मानक माना जाता है। स्वर का प्रयोग मानक माना जाता। कैसे मानक माना जाता है? जैसे यदि हम लिखे हैं आए हैं, यही गलती करते हैं सबसे अधिक। आए हैं तो इसको हम स्वर का मानक मानते हैं, यह मूल ध्वनि नहीं है। आए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आए, यह हमारा सही होगा। गई है, यह मानक नहीं है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर यह होता है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। और लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो शब्द आए हैं मूल ध्वनि नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि यही वर्ण मूल ध्वनि होगा, यह या मूल ध्वनि होगा, तो वहां पर हमारा यह स्वर नहीं काम आएगा, उसको वही लिखना पड़ेगा। जैसे मूल ध्वनि होने पर लिख देते हैं, परंतु मूल ध्वनि होने पर वही लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे अस्थाई है, यहां पर अस्थाई, देखिए बोलने पर ऐसा लग रहा है कि या का ही प्रयोग यहां पर उचित है। यहां पर मूल ध्वनि या है, इसलिए इसको यदि हम इस तरह से लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होगा? यह होगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यह थी मात्रात्मक गलती। इसके बाद थोड़ा सा एक जगह समस्या और आ सकती है, वह आपको बता दें। वह हालांकि गलती की समस्या नहीं है, लेकिन आपको जानकारी में रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम दो रूपों में लिखते हैं, जिन शब्दों के दो रूप होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द के दो रूप होते हैं और दोनों मान्य हैं, और दोनों मान्य हैं। तो इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ शब्द होते हैं, हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो समस्या उत्पन्न करती हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको हम कह दें बर्फ, यह है, इसके दो रूप होते हैं। जैसे यदि कोई बर्फ कोई लिख रहा है इस तरह का, ये भी सही है। यदि कोई इस तरह का लिख रहा है तो यह भी सही है, इसके दोनों रूप सही हैं। आपको हम कुर्सी कहें, कुर्सी, यह रूप भी प्रचलन में है, यह भी सही है। और दूसरा चीज इस तरह से लिखा जाता है, कुर्सी, तो दोनों रूप इसके सही है। गर्दन, इसको हम दूसरा रूप गर्दन, तो ये दोनों रूप मिलते हैं। तो इसलिए इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे दो रूप भी मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मात्राओं की जो समस्याएं हो रही थी वह समाप्त हो गई। इस पर थोड़ा सा हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रश्न यह है, जैसे वर्तनी, पहला प्रश्न है, आप करें वर्तनी के
कितने भेद हैं। दूसरा, वर्तनी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, सिरो रेखा का क्या महत्व है। और भी प्रश्न हो सकते हैं, हम आपको दे दें कि संयंत्र को किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे है सम और यंत्र, इस तरह से लिखना है। तो उसी प्रकार से हम शब्द देते हैं आपको कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको कह दें सम लाभ को आप लिखिए, ठीक है। सम और तो इसको आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे यह वीडियो पसंद आएंगे।